हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। हम लोग हमारे पिछली क्लासेस के अंदर धरातल को जो प्रभावित करने वाली शक्तियां हैं उन पर हम चर्चा कर रहे थे। उन शक्तियों के अंतर्गत हमने आंतरिक शक्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा की और उसके बाद बाह्य जो शक्तियां हैं अपक्षय और अपर्दन, इनके ऊपर भी हम चर्चा कर रहे थे। उसके साथ साथ ही हमने अपर्दन की प्रक्रिया में जाना। तो अब हम बात करते हैं कि जो अपर्दन के विभिन्न जो माध्यम हैं जिनके द्वारा धरातल पर परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं और उनके द्वारा धरातल पर किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो ये जो अपर्दन के महत्वपूर्ण कारक हैं, माध्यम हैं, इन माध्यमों के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क ऑफ रनिंग वाटर अर्थात प्रवाहित जल के कार्य। ये जो प्रवाहित जल के कार्य होते हैं ये धरातल पर जितने भी क्रियाशील हैं, अपर्दन के जितने भी माध्यम हैं, उन सभी माध्यमों में प्रवाहित जल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कहा गया है कि रनिंग वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोलॉजिक एजेंट, यानी कि एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। किस रूप में? एक जियोलॉजिकल एजेंट के रूप में, धरातल के परिवर्तनकारी प्रक्रम के रूप में, और जिसके अंतर्गत हम देखते हैं तो किस रूप में? इरोडिंग अर्थात अपर्दन के रूप में, ट्रांसपोर्टिंग अर्थात परिवहन के रूप में, और डिपॉजिटिंग सेडिमेंट्स अर्थात मलबे के निक्षेप के रूप में। उन सभी के अंतर्गत ये एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो ये जो प्रवाहित जल का कार्य है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहा गया है कि नियरली एवरी लैंडस्केप ऑन अर्थ, यानी कि धरातल पर लगभग जो भी हमें स्थल रूप दिखाई दे रहे हैं ये सभी किसी न किसी प्रवाहित जल के द्वारा अपर्दन या निक्षेप के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं। अर्थात धरातल पर जितने भी ये जो अपर्दन के माध्यम हैं उन अपर्दन के माध्यमों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक आता है और वो है प्रवाहित जल। अब ये जो प्रवाहित जल के कार्य हैं इनके बारे में जानने से पहले हमें इसके बारे में थोड़ा सा जानना है कि रनिंग वाटर को हम किस रूप में जानते हैं। रनिंग वाटर के रूप में अगर हम बात कहें तो सामान्य रूप में इसे हम नदी के रूप में भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके लिए बहुत सारे शब्द आते हैं। इनके अंतर्गत सबसे पहली जो बात आती है वो आती है स्ट्रीम। स्ट्रीम का अर्थ हो गया यहाँ पर धाराएं, कि ए बॉडी ऑफ रनिंग वाटर, यानी कि जो प्रवाहित जल है वो एक जब निश्चित मात्रा में एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है, कन्फाइंड टू ए चैनल, यानी कि एक निश्चित मार्ग के द्वारा प्रवाहित होता है, दैट रन्स डाउन हिल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अर्थात उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर जब वो प्रवाहित होता है तो उसे हम धारा के रूप में जानते हैं, अर्थात उसे हम नदी कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ इस एक डायग्राम के अंतर्गत देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर से कहीं से नदी का उद्गम हुआ और उसके बाद वो नदी जो है वो ढाल के अनुसार प्रवाहित होती हुई इस प्रकार समुद्र के अंतर्गत वो मिल जाती है। तो ये पूरा का पूरा भाग उसका क्या कहलाएगा? स्ट्रीम कहलाएगा, धारा अर्थात नदी कहलाती है। उसी प्रकार से अब इस नदी के बहुत सारे पार्ट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, एक तो है हेड वाटर्स। हेड वाटर्स का मतलब जो नदी जहां से निकलती है, जैसे ये नदी का उद्गम यहां से हो रहा है तो इसका उद्गम वाला जो भाग होता है, अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रीम नियर इट्स सोर्स इन द माउंटेन्स, यानी कि जहां पर ये नदी निकलती है पर्वतीय भागों में, उस भाग को हम हेड वाटर्स के रूप में जानते हैं। माउथ, माउथ का अर्थ ये हो गया कि प्लेस वेयर ए स्ट्रीम एंटर्स सी, अर्थात जहां पर नदियां समुद्र से मिलती हैं। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं कि ये नदियां समुद्र से मिल रही है, ये नदी समुद्र से मिल रही है, तो ये वाला भाग इसका क्या कहलाएगा? माउथ। यानी कि नदियां कहां से कहां चलती है, जो सोर्स होता है उसको तो हम क्या कह रहे हैं? हेड वाटर। जहां पर नदियां समुद्र से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? माउथ। क्लियर हो गई ये बात कि नदियां जो है वो फ्रॉम सोर्स टू माउथ चलती हैं। ये बात हमने यहां पर जानी है। इसके बाद नेक्स्ट होता है वो है चैनल्स। चैनल्स का मतलब हो गया कि ए लॉन्ग नैरो डिप्रेस, अर्थात जहां पर से नदी एक निश्चित दिशा के अंतर्गत निश्चित मार्ग में जो प्रवाहित हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? चैनल्स के रूप में जानते हैं। ये बात हम इसके अंतर्गत कह सकते हैं। उसके बाद में स्ट्रीम जो होती है उसके अंतर्गत बैंक्स। बैंक्स का मतलब हो गया तट।
तट का मतलब यहाँ पर हो गया कि ये जो कोई भी नदी होती है उसके जो साइड के जो दोनों भाग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तट के नाम से जाने जाते हैं। इसी प्रकार से स्ट्रीम बेड अर्थात जो चैनल का जो बॉटम पार्ट होता है, निचला भाग होता है, जो नदी का जो तल होता है, पेंदे के रूप में हम उसे जानते हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रीम बेड के नाम से जानते हैं। तो ये नदी के विभिन्न पार्ट हैं जिनके द्वारा नदियां जब सोर्स से माउथ की ओर गति करती है, उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर गति करती है, तो इसके द्वारा धरातल पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लाए जाते हैं और ये जो परिवर्तन होते हैं ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अब यदि हम बात देखें कि नदियां जो अपर्दन का कार्य करती हैं वो किस प्रकार से करती हैं, इनमें सबसे पहला आता है जिसको कि हम कहते हैं कोरेजन और एबार्जन अर्थात अपघर्षण। अपघर्षण का अर्थ ये हुआ कि जब जो नदी के अंदर जो कंकड़ पत्थर मिले हुए होते हैं, ये जो कंकड़ पत्थर ये जलोढ़क के रूप में जाने जाते हैं, और ये जो जलोढ़क होते हैं जब तटीय भागों में यानी कि नदी के दोनों किनारों पर, नदी के दोनों तटीय भागों पर और नदी का जो तल होता है उस तलीय भाग पर रगड़ के द्वारा धरातल पर जो कटाव की क्रिया करते हैं उस प्रक्रिया को हम अपघर्षण के नाम से जानते हैं। दूसरी प्रक्रिया आती है जिसे कि हम कहते हैं एट्रिशन अर्थात सन्निघर्षण, यानी कि जब जो जलोढ़क होते हैं, जो कंकड़ पत्थर होते हैं, यही जब आपस में टकरा करके टूटते फूटते रहते हैं, छोटे होते रहते हैं, तो उस प्रकार की प्रक्रिया को हम एट्रिशन अर्थात सन्निघर्षण के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है कोरोजन अर्थात और या फिर सॉल्यूशन अर्थात घुलन क्रिया। क्योंकि जल के अंदर घुलाने की क्षमता होती है और जो घुलनशील खनिज होते हैं चट्टानों के या आसपास के भाग के जो भी घुलनशील खनिज होते हैं वो नदी के अपने अंदर जल अपने अंदर घुला लेता है, जिससे चट्टानें कमजोर होकर के टूटने लग जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। चौथी जो प्रक्रिया आती है उसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक एक्शन अर्थात जलीय दाब। इस जलीय दाब के अंतर्गत जो नदियां हैं जब वो प्रवाहित होती हैं तो अपने प्रवाह के परिणाम स्वरूप वो किसी न किसी धरातली भाग पर जो दबाव डालती है, जब उनका वेग अधिक होता है तो वो दबाव अधिक डालती हैं, तो उस दबाव के कारण से जब चट्टानें टूटने लगती हैं तो उस प्रकार की प्रक्रिया को हम हाइड्रोलिक एक्शन अर्थात जलीय दाब के नाम से जानते हैं। तो नदियां जो है अर्थात यहाँ पर नदियों का अर्थ हम ले रहे हैं प्रवाहित जल। तो जो प्रवाहित जल के जो कार्यों के अंतर्गत हम बात करें तो जो अपर्दन की प्रक्रिया हमें दिखाई देती है वो चार भागों से हमें, चार प्रकारों से हमें दिखाई देती है। अपघर्षण, सन्निघर्षण, घुलन क्रिया और जलीय दाब अर्थात एबार्जन, एट्रिशन, सॉल्यूशन और हाइड्रोलिक एक्शन, इस रूप में हमें वो यहाँ पर दिखाई देती है। अब यदि हम बात करें तो हम यहाँ पर बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन टाइप्स अर्थात नदियां जब परिवहन करती हैं, कोई भी मलबे को जब वो परिवहित करके लेके जाती है तो वो प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, तो हमें उसके बारे में जानना है। तो जो भी नदियां अपर्दित मलबे को जो परिवहित करती हैं वो चार प्रकार से करती हैं। जो भी मलबा उन्होंने अपघर्षण से, सन्निघर्षण से जो प्राप्त किया है या जलीय दाब से प्राप्त किया है, उस प्रक्रिया को ये उससे प्राप्त मलबे को ये चार प्रक्रियाओं के माध्यम से परिवहन करती है, जिसमें सबसे पहली प्रक्रिया आती है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब जब कोई धरातलीय भाग जो जहां पर नदी ने कटाव किया और कटाव करने के कारण से वहां से जो चट्टानी भाग अर्थात मलबा प्राप्त किया, वो मलबा जब भारी होता है तो जल के साथ इस प्रकार से ही लुढ़क लुढ़क करके चलता है, तो उस प्रकार की प्रक्रिया को हम ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। यानी कि ये इस नदी के तल से चिपकता हुआ ही लेकिन लुढ़कता हुआ चलता है, तो उस प्रक्रिया को हम ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरी प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं साल्टेशन। इस साल्टेशन के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जब वो भाग छोटे होते हैं तो छोटे होने पर वो उछल उछल करके आगे की ओर बढ़ते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम साल्टेशन के नाम से जानते हैं। तीसरी प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं सस्पेंशन। इस सस्पेंशन के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जब कोई और छोटे हो जाते हैं तो वो पानी के साथ ही बहते हुए ही चलते हैं, यानी कि वो जमीन में नहीं रहते, हवा में पानी के अंदर ही लटकते हुए चलते हैं, तो उस प्रकार की प्रक्रिया को हम सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। और चौथी प्रक्रिया होती है उसे हम सॉल्यूशन के रूप में जानते हैं। ये होता है घुलन क्रिया की, जिसमें वो जल जो है वो
जितने भी घुलनशील पदार्थ हैं इनको अपने अंदर घुला लेता है। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये ट्रैक्शन के अंतर्गत मोटे कण हैं, साल्टेशन में ये कण और छोटे हो गए, सस्पेंशन में ये कण और छोटे होकर के केवल लटक करके चल रहे हैं, और सॉल्यूशन में ये कण बिल्कुल इसके अंतर्गत घुल करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से नदियों के द्वारा जो मलबा है वो परिवहित किया जाता है। इसके साथ साथ ही हम ये भी जानें कि नदियां जो है अर्थात प्रवाहित जल हैं, इसको कई सारे कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक तो आता है जैसे कि ढाल, यानी कि अगर स्लोप जब अधिक होता है तो उस समय पर अपरदन अधिक होता है, क्योंकि नदियों का वेग बढ़ जाता है। उसी प्रकार जब नदियों के अंदर जल की मात्रा ज्यादा होती है तो उनके द्वारा अपरदन का कार्य भी अधिक होता है, और जब जल की मात्रा कम होती है तो अपरदन का कार्य भी कम होता है। जल प्रवाह की अवधि, अर्थात जो नदियां जहां पर 12 महीने पानी बहता है उनके द्वारा अपरदन अधिक होता है, और मौसमी नदियों के द्वारा अपरदन धीमी गति से होता है। इसी प्रकार चट्टानी संरचना, कि जहां पर कठोर चट्टानें होती हैं वहां पर अपरदन कम होता है, जहां पर मुलायम चट्टानें होती हैं वहां पर अपरदन हमें अधिक दिखाई देता है। इसी प्रकार नदी के अंदर यदि विखंडित पदार्थ अर्थात जलोढ़कों की जो मात्रा है ये ज्यादा होती है तो वहां पर हमें अपरदन अधिक दिखाई देता है, और यदि जलोढ़कों की मात्रा कम होती है तो वहां पर अपरदन हमें कम दिखाई देता है। तो इस प्रकार से प्रवाहित जल जो है वो 4 प्रक्रियाओं के माध्यम से अपरदन का कार्य करता है: अपघर्षण, सन्निघर्षण, घुलन क्रिया और जलीय दाब। उसके साथ साथ ही वो 4 प्रकार से मलबे का परिवहन करता है: ट्रैक्शन, साल्टेशन, सस्पेंशन और सॉल्यूशन के रूप में। और प्रवाहित जल के द्वारा जो अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनमें ढाल है, नदी में जल की मात्रा है, जल प्रवाह की अवधि है, चट्टानी संरचना है, विखंडित पदार्थों की मात्रा है, इत्यादि कारक इसको प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से इस अध्याय की शुरुआत में हमने ये जाना कि प्रवाहित जल जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है धरातल पर परिवर्तन लाने वाली शक्तियों के अंदर माध्यमों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक के रूप में जाना जाता है, जो कि 4 प्रक्रियाओं के माध्यम से, परिवहन भी 4 प्रकार से और कई कारकों से प्रभावित होकर के धरातल पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करता है। तो हम आगे की जो अब इसके द्वारा जो धरातल पर परिवर्तन होता है उसे हम अपनी अगली क्लास के अंतर्गत बात करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।